नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको राजस्थान एवं भारत की संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का गुणवत्तापूर्ण सिलेबस उपलब्ध करवाया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी अध्यापक आपके लिए अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सभ्यता को पढ़ने से पहले हमें सभ्यता के 3-4 आयामों को ध्यान में रखकर उसकी तैयारी करनी है, उसको पढ़ना है। जैसे यह सभ्यता कहाँ मिली थी, यह सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी, इसका कालक्रम क्या है, इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन कौन है और इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इन्हीं आयामों को ध्यान में रखकर हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आहड़ सभ्यता का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। दोस्तों, आहड़ सभ्यता हमें प्राप्त हुई है आहड़ से और आहड़ है उदयपुर में। तो पहली बात, ये प्राप्त कहां से हुई है? ये सभ्यता प्राप्त हुई है आहड़ उदयपुर से। दूसरी बात, किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों, ये जो सभ्यता है ये विकसित हुई है आयड़। आयड़, आयड़ को ही दोस्तों कहते हैं बेडच। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बदल जाता है। तो यह सभ्यता आयड़ ऑब्लिक बेडच एवं बनास नदी के संगम पर विकसित हुई। एवं बनास नदी के संगम पर विकसित हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये आया हुआ सवाल है कि यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यह सभ्यता आयड़ ऑब्लिक बेडच एवं बनास नदी के संगम पर विकसित हुई थी। सवाल यह पूछा गया था कि आहड़ सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है। तो जो आहड़ सभ्यता है दोस्तों, ये बनास संस्कृति से संबंधित स्थल है। इसका मतलब है बनास नदी के आसपास जिस संस्कृति का विकास हुआ था वो संस्कृति थी बनास संस्कृति। और हसमुख धीरजवाल सांकलिया इसके बाद आएगा, हम पढ़ेंगे उनको उत्खननकर्ताओं में। हसमुख धीरजवाल सांकलिया ने धूलकोट का जब उत्खनन किया था तो इसको नाम दिया था बनास संस्कृति। तो ये जो सभ्यता स्थल है, आहड़ सभ्यता स्थल है, ये किस संस्कृति से संबंधित है? बनास संस्कृति से संबंधित है। और यह सभ्यता आयड़ ऑब्लिक बेडच एवं बनास नदी के संगम पर विकसित हुई थी। उसके बाद दोस्तों, आहड़ सभ्यता के कुछ उपनाम हैं। हम इसके उपनाम या प्राचीन नामों की बात करते हैं। यहां से भी एक बार सवाल पूछा गया था दोस्तों, इसके उपनाम या प्राचीन नामों से। तो देखिए दोस्तों, इस सभ्यता के जो अन्य नाम हैं, इस सभ्यता को तांबे की अधिक उपलब्धता के कारण इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। तो किस सभ्यता का नाम है? आहड़ सभ्यता को कहते हैं क्या? ताम्रवती नगरी। दोस्तों, इसे ही कहा जाता है आघाटपुर। आघाटपुर या आघाट दुर्ग। आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को। दोस्तों, इसे ही कहा जाता है, यहां एक टीला प्राप्त हुआ था जिस टीले का सर्वाधिक उत्खनन किया गया था और इस टीले का नाम था धूलकोट। इस कारण सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमें आहड़ सभ्यता से एक 40 फीट गहरा गड्ढा प्राप्त हुआ है। कितने फीट गहरा? 40 फीट गहरा गड्ढा प्राप्त हुआ। इस गड्ढे से अनुमान लगाया गया था कि यह सभ्यता, जो 40 फीट गहरा गड्ढा प्राप्त हुआ, इससे अनुमान लगाया गया था कि यह सभ्यता 8 बार बसी। यह सभ्यता 8 बार बसी थी और 8 ही बार उजड़ी थी। तो 40 फुट गहरे गड्ढे से यह अनुमान लगाया गया है कि यह सभ्यता 8 बार तो बसी थी और 8 ही बार उजड़ी थी। इस कारण दोस्तों इसको कहा जाता है मृतकों के टीले की सभ्यता।
आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, मृतकों का टीला। उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण हमें मिले हैं। दोस्तों ये थे इसके उपनाम या प्राचीन नाम। इस सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी, या इसे कहा जाता है आघाटपुरिया, आघाट दुर्ग, इसे ही कहा जाता है धूलकोट, इसे ही कहा जाता है मृतकों के टीले की सभ्यता। दोस्तों ये जब सवाल आया था तो ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आहट सभ्यता का उपनाम या प्राचीन नाम नहीं है। तो उसमें ताम्रवती नगरी था, आघाट दुर्ग था और धूलकोट था। एक अन्य नाम दे रखा था और वो नाम था ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मतलब गणेश सभ्यता, उसका नाम दे रखा था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 3 नाम किसके हैं, ये हैं आहट सभ्यता के। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें से आपको जब वो सवाल देगा तो ऑप्शन में 3 नाम तो यहां से देगा और 1 नाम किसी अन्य सभ्यता का देगा। तो ये पूछा गया सवाल है। तो ये उपनाम या प्राचीन नाम है आहट सभ्यता के। उसके बाद दोस्तों हम आहट सभ्यता के उत्खननकर्ताओं की बात करते हैं कि किन किन उत्खननकर्ताओं द्वारा यहां उत्खनन का कार्य किया गया है। तो हम बात करते हैं उत्खननकर्ताओं की। तो देखिए दोस्तों, बात है 1953 ईस्वी की। 1953 ईस्वी में यहां सर्वप्रथम उत्खनन किया था। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन, और सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? ये उत्खनन किया था दोस्तों पंडित अक्षय कीर्ति, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने यहां क्या किया था? उत्खनन किया था। तो यहां जो उत्खनन का कार्य किया है सबसे पहले 1953 में किया गया है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, पहली बात। उसके बाद बात आती है 1954 ईस्वी की। और दोस्तों 1954 ईस्वी में यहां उत्खनन का कार्य किया गया है रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, या इन्हें हम कहते हैं RC अग्रवाल। तो 1954 में उत्खनन का कार्य किनके द्वारा किया गया है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों बात आती है 1961-62 ईस्वी की। और 1962 ईस्वी में यहां 2 व्यक्तियों ने उत्खनन का कार्य किया है, जिनमें पहले का नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनको कहते हैं दोस्तों VN मिश्र, एवं हसमुख धीरजवाल सांकलिया, हसमुख धीरजवाल सांकलिया, हसमुख धीरजवाल सांकलिया। और हसमुख धीरजवाल सांकलिया को कहते हैं दोस्तों HD सांकलिया, HD सांकलिया कहते हैं इसको। अब देखिए, तो यहां उत्खननकर्ता कौन कौन है? 4 नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1953 में किया है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद 1954 में किया है रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल ने। उसके बाद 1961-62 में किया है वीरेंद्रनाथ मिश्र एवं HD सांकलिया, हसमुख धीरजवाल सांकलिया। अब जो यहां से सवाल आया था दोस्तों, ये जो डेट है, यहां से सवाल पूछा गया था कि आहट सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसने किया था। अब उसमें ये सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो सही तो सारे हैं, लेकिन उसमें एक शब्द दिया हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले उत्खनन करेगा कौन? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 में ही कर दिया है इन्होंने। सबसे बाद जो किया है 1961-62 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है, और हसमुख धीरजवाल सांकलिया HD सांकलिया ने किया है। यह भी सवाल आ चुका है कि निम्न में से आहट सभ्यता के उत्खननकर्ताओं का युग्म छांटिए, और ये दोनों नाम दिए गए थे VN मिश्र और HD सांकलिया। दोस्तों ये यहां तक की सामान्य जानकारी थी। आहट सभ्यता आहट उदयपुर से प्राप्त हुई है। यह सभ्यता आयड/बेडच एवं बनास नदी के संगम पर विकसित हुई थी, और ये जो सभ्यता स्थल है ये बनास संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद हमने इसके उपनाम या प्राचीन नाम पढ़े थे दोस्तों। तो इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी,
आघाटपुर या आघाट दुर्ग, धूलकोट और मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से एक 40 फीट गहरा गड्ढा प्राप्त हुआ है, जिससे इस सभ्यता के 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमने इसके उत्खननकर्ताओं की बात की दोस्तों, तो 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 1954 में किया गया था रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा। उसके बाद 1961-62 में दोस्तों किया गया था वीरेंद्र नाथ मिश्र और एच.डी. सांकलिया द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम आहट सभ्यता के अन्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं आहट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है, ये उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है, उत्खनन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है और आहट सभ्यता के अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब देखिए, हम इसके उत्खनन की बात करते हैं दोस्तों, तो आहट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है ना, वो 3 स्तरों पर किया गया है और तीनों ही स्तरों पर हमें अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं, अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आहट सभ्यता का उत्खनन, आहट सभ्यता का उत्खनन, आहट सभ्यता का उत्खनन, आहट सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। आहट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है वो कितने स्तरों पर किया गया है? 3 स्तरों पर किया गया है। जिसमें मैंने बताया था कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो 5 स्तरों पर किया गया था। यहां से सवाल पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए आपको इनको याद रखना होगा कि किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है, उसकी खुदाई कितने स्तरों पर की गई है। तो आहट सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है ये 3 स्तरों पर किया गया है। 3 स्तरों की हम बात करते हैं कि कौन से स्तर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हम बात करते हैं प्रथम स्तर की। प्रथम स्तर, देखिए दोस्तों, प्रथम स्तर से हमें एक पत्थर होता है स्फटिक पत्थर, जो कांतले जिसके बने होते हैं, तो हमें स्फटिक पत्थर के साक्ष्य बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं और इन्हीं पत्थरों से उस समय विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार एवं औजार बनाए जाते थे। तो प्रथम चरण में क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम स्तर से क्या प्राप्त हुआ है? स्फटिक पत्थर बहुतायत मात्रा में, स्फटिक पत्थर बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए, बहुतायत मात्रा में, स्फटिक पत्थर बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए तथा इनसे ही विभिन्न प्रकार के, तथा इनसे ही विभिन्न प्रकार के, तथा इनसे ही विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार, तथा इनसे ही विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार एवं औजार बनाए गए। तो प्रथम चरण में प्राप्त हुआ दोस्तों क्या? स्फटिक पत्थर, और स्फटिक पत्थरों से ही विभिन्न प्रकार के हथियार और औजार बनाता था मानव। तो आपको याद रखना होगा प्रथम चरण में क्या मिला है? स्फटिक पत्थर बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय स्तर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? द्वितीय स्तर की। दोस्तों द्वितीय स्तर से हमें ताम्र, कांस एवं लोह युग की सामग्री प्राप्त हुई है। तो द्वितीय स्तर से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ताम्र, कांस एवं लोह युग, ताम्र, कांस एवं लोह युग की सामग्री प्राप्त हुई है। ताम्र, कांस एवं लोह युग की सामग्री प्राप्त हुई है द्वितीय स्तर से। मैंने आपको बता दिया है ताम्र युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में, लोह युग के बारे में। इनको समझने के लिए आपको हमारी सभ्यताओं की पहली वीडियो राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का सामान्य परिचय देखना होगा। उसके बाद हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इन शब्दों के बारे में आप जान जाओगे। तो द्वितीय स्तर से क्या प्राप्त हुआ है? ताम्र, कांस्य एवं लोह युग की सामग्री प्राप्त हुई है। उसके बाद अगला स्तर आया था तृतीय स्तर। तृतीय स्तर और तृतीय स्तर से दोस्तों हमें मृद भांडों से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है। जिन सामग्री से मृद भांड बनाए गए थे वो प्राप्त हुई है कौन से स्तर से? तृतीय स्तर से। तो तृतीय स्तर से क्या प्राप्त हुआ है? मृद भांडों से संबंधित सामग्री, मृद भांडों से संबंधित सामग्री,
मृद भांडों से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है तीसरे स्तर से। तो इन 3 स्तरों पर उत्खनन किया गया है आहट सभ्यता का। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थरों का बहुतायत मात्रा में उपयोग हुआ था और इन्हीं से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार एवं औजार बनाते थे। द्वितीय स्तर में ताम्र, कांस्य एवं लोह युग की सामग्री प्राप्त हुई है। तृतीय स्तर से मृद भांडों से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं कि उत्खनन में कौन कौन सी बातें निकल कर आई हैं, उत्खनन में हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे हमें यहाँ के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आहट सभ्यता की विशेषताओं की, कि आहट सभ्यता में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता पाई गई। तो अब हम बात करते हैं आहट सभ्यता की विशेषताओं की। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे कि इसका जो उत्खनन किया गया था वो कितने स्तर पर किया गया था, तो उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया था। प्रत्येक स्तर से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो आपके समझ में आ गया होगा। प्रथम स्तर से क्या प्राप्त हुआ है, स्फटिक पत्थर। द्वितीय स्तर से क्या प्राप्त हुआ है, ताम्र, कांस्य, लोह युगीन सामग्री। और तृतीय स्तर से क्या प्राप्त हुआ है, मृद भांडों से संबंधित सामग्री। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले दोस्तों हम विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आहट सभ्यता के भवन किस प्रकार बने होते थे, यहाँ के मकान किस प्रकार बने होते थे, उनकी छत किस प्रकार बनी होती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहट सभ्यता की विशेषताओं में आहट सभ्यता के भवनों की हम बात करते हैं। दोस्तों यदि हम आहट सभ्यता के भवनों की बात करें तो आपको पता होगा प्रत्येक सभ्यता के भवन या तो कच्ची ईंटों से बने हुए मिलेंगे या पक्की ईंटों से बने हुए मिलेंगे, या कहीं कहीं किसका प्रयोग किया गया है, पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। और यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, किसी भी सभ्यता का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि इस सभ्यता के भवन निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है। कई परीक्षा में पूछ लिया गया था, जैसे पिछली बार पटवारी में पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता में जो दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई थी या जो परकोटा बनाया गया था, जो ओटा बनाया जाता है कमरों के सामने, उसमें कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो उसमें कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया था, वहां सर्वाधिक मात्रा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आहट सभ्यता में सबसे पहले हम बात करते हैं भवनों की। दोस्तों यहाँ भवन निर्माण में यहाँ भी किनका प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। भवन निर्माण में पहली बात, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। भवन निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हमें सर्वाधिक मात्रा में नहीं, कहीं कहीं पत्थरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं हमें क्या मिले हैं, पत्थरों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कहीं कहीं पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं और बहुसंख्यक मात्रा में किनका प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ के भवन कैसे बनते थे, यहाँ के मकान कैसे बनते थे। तो देखिए दोस्तों अगली हम बात करें तो यहाँ के मकान आयताकार होते थे। यहाँ के मकान कैसे होते थे, आयताकार। यहाँ के मकान होते थे कैसे, आयताकार। देखिए यहाँ के जो मकान हुआ करते थे, आहट सभ्यता के जो मकान हुआ करते थे वो हुआ करते थे कैसे, आयताकार। तो पहली बात है यहाँ के मकान हुआ करते थे आयताकार। और इन मकानों की जो छत बनाई जाती थी, इन मकानों पर जो क्या बनाई जाती थी दोस्तों, जो छत बनाई जाती थी, ये जो छत थी ये घास फूस एवं बांस बल्लियों से इन मकानों की छत बनाई जाती थी। इस कारण ये छत कैसी होगी, जब घास फूस की बनाई जाएगी तो ये छत कैसी होगी, हल्की होगी। मकान आयताकार है, इसके ऊपर घास फूस और बांस बल्लियों की क्या बनाई गई है, छत बनाई गई है। और ये छत दोनों ओर से कैसे दोस्तों, ढलुआ है। आदमी अगर यहां से गिरेगा तो सीधा यहां आकर रुकेगा, यहां से गिरेगा यहां आकर रुकेगा। तो ये जो छत हुआ करती थी, ये छत कैसी हुआ करती थी, ढलुआ हुआ करती थी। तो आपको पता होना चाहिए छतें कैसी थी, ढलुआ थी। ये छतें घास फूस और बांस बल्लियों की सहायता से बनाई जाती थी, जो अपेक्षाकृत वजन में कैसी होती थी, हल्की होती थी। उसके बाद हम जो ये कमरा है, इसकी अंदर की यदि फर्श की बात
करें दोस्तों, तो जो कमरे के अंदर की जो फर्श थी, ये जो फर्श थी, ये चिकनी काली मिट्टी एवं पीली मिट्टी को, चिकनी काली एवं पीली मिट्टी को, चिकनी काली एवं पीली मिट्टी को कूट कूट कर बनाई जाती थी, कूट कूट कर बनाई जाती थी। तो इनकी फर्श कैसे बनाई जाती थी? जो फर्श बनाई जाती थी दोस्तों, वो चिकनी काली मिट्टी और पीली मिट्टी को कूट कूट के क्या बनाते थे? फर्श। जैसे हम वर्तमान में भी देखते हैं, जो कमरे की फर्श बनाते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको रख के कूट कूट के वहां की फर्श तैयार की जाती है। तो आहड़ सभ्यता में भी मकानों को जो फर्श थी वो चिकनी काली मिट्टी और पीली मिट्टी को कूट कूट कर बनाई जाती थी। उसके बाद ये जो कमरा है, इस कमरे की यदि हम बाहरी दीवारों की बात करें, बाहरी दीवारों की बात करें दोस्तों, जो बाहर की दीवार थी, इन दीवारों पर मिट्टी एवं गोबर का लेप किया जाता था। बाहरी दीवारों पर मिट्टी व गोबर का लेप किया जाता था। जैसे जो कच्चे घर बने होते हैं, आपको पता होगा, उन पर मिट्टी व गोबर का लेप ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस दीवार को अलंकृत भी कर दिया जाता है, फूल पत्ती बना दी जाती है उसमें। तो जो यहाँ की दीवार थी वो मिट्टी व गोबर का उस पर क्या किया जाता था दोस्तों? लेप किया जाता था। तो यहां तक आपको समझ में जाना चाहिए कि जो भवन थे, भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का। कहीं कहीं किसके साक्ष्य मिले हैं? पत्थरों के साक्ष्य। मकान कैसे होते थे? आयताकार होते थे। मकानों की जो छत थी वो घास फूस वह बांस बल्लियों से बनी होती थी। ये कैसी होती थी? ढलुआ। उसके बाद हमने फर्श की बात की। फर्श जो होती थी वो चिकनी काली मिट्टी और पीली मिट्टी को कूट कूट कर बनाई जाती थी। उसके बाद हमने बात की दीवारों की। दीवार जो थी वो मिट्टी व गोबर का लेप किया जाता था दीवारों पर। अब देखिए दोस्तों, और इन मकानों से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इन मकानों से हमें जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए ना, तो आहड़ सभ्यता में जब उत्खनन किया गया था तो हमें दोस्तों कई भवनों से, कई मकानों से हमें साक्ष्य मिले हैं चूल्हे के। किसके साक्ष्य मिले हैं? चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। कई मकानों में हमें एक या एक से अधिक चूल्हे के मकान मिले हैं। एक या एक से अधिक चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं कई मकानों में। कई मकानों में दोस्तों एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, एक साथ 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। और कई मकानों में दोस्तों चूल्हे के पास उंगलियों के निशान, चूल्हे के पास उंगलियों के निशान, चूल्हे के पास क्या मिले हैं? उंगलियों के निशान मिले हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, इनका एक सामूहिक परिवार रहता था, संयुक्त परिवार रहता था। और यहाँ के जो भोजन करने की व्यवस्था थी वो सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। क्यों थी? अगर एक ही घर में 6 चूल्हे मिलेंगे तो इसका मतलब है ये परिवार बड़ा हुआ करता था। परिवार के जितने भी सदस्य थे वो एक साथ खाना बनाते थे और एक साथ भोजन करते थे। तो सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। तो अगली विशेषता क्या है? सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य। सामूहिक भोजन व्यवस्था, सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं आहड़ सभ्यता से। जिसका पता कैसे चलता है कि कई मकानों में एक या एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, कई मकानों में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। जैसे एक मकान का जब उत्खनन किया गया था तो उस मकान में एक साथ 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं और कई मकानों में चूल्हे के पास उंगलियों के निशान मिले हैं। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग कैसा भोजन करते थे? सामूहिक भोजन, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। तो सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हमें किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो चूल्हा था, चूल्हे के पास हमें, चूल्हे के पास हिरन, बकरी और मछली, चूल्हे के पास हमें क्या मिली है? हिरन, बकरी और मछली की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। चूल्हे के पास किसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं? हिरन की, बकरी की, मछली की। इससे क्या अंदाजा लगाया जाता है? इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ कैसे थे? मांसाहारी भी थे। तो चूल्हे के पास क्या मिली है? हिरन, बकरी और मछली की हड्डियां मिली हैं। जिससे क्या अनुमान लगाया जाता है? जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग
शाकाहारी होने के साथ साथ, यहाँ के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। कहां के लोग? आहट सभ्यता के लोग। कैसे पता चलता है? पता चलता है हमें चूल्हे के पास क्या प्राप्त हुई हैं? हिरन, बकरी या मछली की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ कैसे थे? मांसाहार का भी उपयोग करते थे, मांसाहार का भी सेवन करते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें यहां से अनाज रखने के मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे अनाज रखने के लिए कोठियों का प्रयोग किया जाता था पहले। जब अनाज अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो अतिरिक्त अनाज के लिए, उसको रखने के लिए आज ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पहले ये मिट्टी की बनाई जाती थी कोठियां, आज अलग धातु की बनाई जाती हैं। तो यहां से हमें अनाज रखने के मृद भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई मकानों में अनाज रखने के मृद भांड रखे हुए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता था। यह सवाल पटवारी मेंस 2016 में पूछा गया था कि अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे भी कहा जाता था, किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ये आहट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो अगली विशेषता क्या है? यहां से अनाज रखने के मृद भांड, यहां से अनाज रखने के मृद भांड, यहां से अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें स्थानीय भाषा में, यहां अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें स्थानीय भाषा में, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे भी कहा जाता था, प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो यहां क्या प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के मृद भांड, जिन्हें इंपॉर्टेंट क्या है? इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? इन्हें स्थानीय भाषा में कहते थे क्या? गोरे व कोठे। तो यहां से अनाज रखने के मृद भांड प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है दोस्तों? गोरे व कोठे कहा गया है। उसके बाद यहां से हमें बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। यहां के लोग जिन जलपात्रों का प्रयोग करते थे वो कैसे होते थे? बिना हत्थे के। तो यहां से हमें क्या मिला है? बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र। अब देखो, ये जो बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि जो बिना हत्थे का जलपात्र यहां जो प्राप्त हुआ है ना, ये जलपात्र ईरान के जो जलपात्र थे, ईरान के लोग भी बिना हत्थे के जलपात्रों का उपयोग करते थे। अगर बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरान में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, अगर ये आहट सभ्यता में मिलेगा, तो इसका मतलब है कि जो आहड़वासी थे, आहड़ के जो लोग थे, आहड़ सभ्यता के लोग थे, कहीं ना कहीं उनका संबंध ईरान के लोगों से भी था। ईरान के लोगों का यहाँ आवागमन रहा होगा, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों का संबंध कहां से था? ईरान से था। तो यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं? बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं, जो ईरान के जलपात्रों के समान है, जो ईरान के जलपात्रों के समान है। ये जो बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं, ये किसके समान है? ईरान के जलपात्रों के समान है, तथा ये आहड़ का ईरान से संबंध प्रकट करते हैं, तथा ये आहड़ का ईरान से संबंध प्रकट करते हैं, आहड़ का ईरान से संबंध प्रकट करते हैं। जो ये जलपात्र प्राप्त हुए हैं, ये बिना हत्थे के। आपसे पूछ लेगा कि बिना हत्थे के जलपात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से, जो ईरान के जलपात्रों के समान है। तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आहड़ सभ्यता का ईरान से क्या रहा था? संबंध रहा था। दोस्तों, ये थे यहाँ के भवन। यहाँ के भवनों के बारे में आपको बता दिया है कि छतें ढलुआ हुआ करती थी, मकान आयताकार हुआ करते थे, इनकी दीवारों पर गोबर का लेप किया जाता था, इनकी फर्श को चिकनी काली एवं पीली मिट्टी से कूट कूट कर बनाया जाता था। यहाँ से हमें सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। हिरन, बकरी, मछली की हड्डियां प्राप्त हुई हैं चूल्हे के पास से, जिससे यहाँ के लोगों के मांसाहारी होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से हमें अनाज रखने के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा गया था। यहाँ से हमें बिना हत्थे के जलपात्र भी प्राप्त हुए हैं, और ये जो जलपात्र थे ये ईरान के जलपात्रों के समान थे, जो ये प्रकट करता है कि आहड़ सभ्यता
के लोगों का संबंध ईरान सभ्यता के लोगों से रहा होगा। तो दोस्तों ये थे आहट सभ्यता के भवन। इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं आहट सभ्यता के मृद भांडों की, कि आहट सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे। तो अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता है यहाँ के मृद भांड, यहाँ के बर्तन किस प्रकार हुआ करते थे। ये मृद भांड जो थे आहड़वासी, जो आहड़ के लोग थे, आहड़वासी चाक पर बने, चाक पर इनको बनाते थे। ये आहड़वासी चाक पर बने लाल, काले एवं भूरे, लाल काले एवं भूरे रंग के, लाल काले एवं भूरे रंग के मृद भांडों का उपयोग करते थे, मृद भांडों का उपयोग करते थे। तो इंपॉर्टेंट है, आहड़वासियों के जो मृद भांड थे वो कैसे थे, लाल काले एवं भूरे रंग के। कैसे थे, लाल काले एवं भूरे रंग के मृद भांडों का ये उपयोग करते थे और इनको किस पर बनाया जाता था, चाक पर बनाया जाता था। उसके बाद दोस्तों इनको चाक पर बनाने के बाद इनको ये पकाते थे। तो इनको जो पकाते थे ना, तो पकाने की दोस्तों एक विधि थी, पकाने की इनकी विधि थी और उस विधि का जो नाम है वो विधि है उल्टी तपाई विधि। सुपर इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता के लोग बर्तनों को किस विधि से तपाते थे, उल्टी तपाई विधि। और देखिए दोस्तों, उल्टी तपाई विधि से पकाने के ही कारण, उल्टी तपाई विधि से ही पकाने के कारण जो ये मृद भांड थे ना, ये मृद भांड नीचे से तो हो गए थे किस रंग के, लाल रंग के, और इनका ऊपर का भाग और ये अंदर का भाग हो गया था काले रंग का। तो ये जो मृद भांड लाल काले रंग के प्राप्त हुए ना, इसका भी दोस्तों एक कारण है। इसका कारण ये है कि ये जो मृद भांड थे ये पकाए जाते थे किससे, उल्टी तपाई विधि से। और उल्टी तपाई विधि से पकाए जाने के कारण ये नीचे से तो किस रंग के थे, लाल रंग के थे, और ऊपर से किस रंग के थे, काले रंग के। और कई जगह पे ज्यादा पक गए थे तो इनका रंग हो गया था भूरा। इस कारण जो आहड़वासी थे वो चाक पर बने लाल काले एवं भूरे रंग के मृद भांडों का उपयोग करते थे। इन मृद भांडों को किस विधि से तपाया जाता था, उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। उसके बाद देखिए ये इन पर करते थे क्या, अलंकरण करते थे, इन पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। तो उसके बाद अलंकरण, अलंकरण या चमकदार पॉलिश, अलंकरण या चमकदार पॉलिश, इन पर जो अलंकरण किया जाता था दोस्तों या चमकदार पॉलिश की जाती थी उसकी भी विधियां प्रचलित थी। तो कौन कौन सी विधि प्रचलित थी, तो अलंकरण या चमकदार पॉलिश इन पर की जाती थी, वो की जाती थी दोस्तों उकेरण विधि। उकेरण विधि, उकेरण विधि का मतलब है कि जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन पर, इस मृद भांड पर कोई भी आकृति को, किसी भी यदि फूल पत्ती बनानी है तो इसको उकेरा जाता था। इसको क्या किया जाता था, जो कच्चा होता था ये, या ठप्पा दिया जाता था, जिसको कहा गया है क्या, उकेरण विधि। तो अलंकरण या चमकदार पॉलिश की पहली विधि कौन सी है, उकेरण विधि। उकेरण विधि के बाद दूसरी विधि है ऊपर चिपकाई विधि। ऊपर चिपकाई विधि। ऊपर चिपकाई विधि का मतलब क्या है कि कोई भी आकृति को ऊपर क्या कर दिया जाता था, चिपका दिया जाता था। तो दूसरी विधि कौन सी है, ऊपर चिपकाई विधि। और तीसरी थी तराश कर, मतलब इनको तराशा जाता था। ठीक है, तो यहां के जो मृद भांड थे, यहां का जो कुंभकार था, जो कुम्हार था, इन पर अलंकरण किया करता था, इन पर चमकदार पॉलिश किया करता था। और अलंकरण या चमकदार पॉलिश वो तीन प्रकार से किया करता था। पहली तो विधि कौन सी है, उकेरण विधि। दूसरी विधि कौन सी है, ऊपर चिपकाई विधि। और तीसरी विधि कौन सी है, तराश कर, इन पर अलंकरण या चमकदार पॉलिश की जाती थी। उसके बाद इनको जो पकाया जाता था, तो पकाने की जो विधि थी दोस्तों वो थी उल्टी तपाई विधि। और उल्टी तपाई विधि के कारण ये जो मृद भांड थे नीचे से थे किस रंग के, लाल रंग के। इनका जो गर्दन वाला भाग था, या जो ऊपर वाला भाग था, और ये जो अंदर वाला भाग था, ये किस रंग का था, काले रंग का। और आहड़वासी
चाक पर बने लाल, काले एवं भूरे रंग के मृद भांडों का क्या किया करते थे? उपयोग किया करते थे। तो ये था मृद भांड, आहट सभ्यता के लोगों के मृद भांड थे। मृद भांडों के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ के अगली विशेषता की, और अगली विशेषता में है यहाँ का ताम्र उद्योग, कि यहाँ का ताम्र उद्योग किस प्रकार था, किस अवस्था में था। अब देखिए ताम्र उद्योग से हमें पता चल रहा है कि जो धातु मिली है यहाँ तांबा मिला है, और अगर यहाँ तांबा मिला है तो आपको पता होगा इसी कारण से क्या कहा गया है? ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ के ताम्र उद्योग की। तो दोस्तों आहट सभ्यता का जो ताम्र उद्योग था, यहाँ का ताम्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो तांबा गलाना था और तांबे से वस्तुएं बनाना था, जिसका साक्ष्य हमें यहाँ से तांबे की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे के अस्त्र प्राप्त हुए हमें, और लोगों के घरों में जो भट्टियां होती हैं तांबे को गलाने की भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को जो मुख्य व्यवसाय था वो तांबा गलाना था और तांबे को गलाकर उससे तांबे की वस्तुएं बनाना था। तो ताम्र उद्योग की बात करें दोस्तों, तो ताम्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। यहाँ का जो ताम्र उद्योग था वो था उन्नत अवस्था में, फल फूल रहा था ये। तो पहली बात यहाँ का ताम्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। उसके बाद है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय तांबे को गलाना। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय तांबे को गलाना एवं इससे ताम्र वस्तुएं बनाना था। तांबे को गलाना एवं इससे ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तांबे को गलाना और इससे ताम्र वस्तुएं बनाना, जिसका साक्ष्य, अब देखिए इतिहास ऐसे नहीं चल रहा है, हम हर चीज का साक्ष्य दे रहे हैं आपको। कोई चीज हवा में नहीं कही जाएगी, यहाँ हर चीज का साक्ष्य दिया जाएगा कि यदि मैंने इसको ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। ठीक है, यदि मैंने कहा है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तांबे को गलाना और इससे ताम्र वस्तुएं बनाना, तो इसका साक्ष्य मिलेगा, जिसका साक्ष्य यहां से प्राप्त, जिसका साक्ष्य क्या है? यहां से प्राप्त। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से मैं विभिन्न तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसका साक्ष्य क्या है? यहां से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी, जिसका साक्ष्य यहां से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के अस्त्र एवं लोगों के घरों में बनी हुई तांबे को गलाने की भट्टियां, लोगों के घरों में बनी हुई तांबे को गलाने की भट्टियां हैं। तो यहाँ का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे के अस्त्र प्राप्त हुए हैं और लोगों के घरों में तांबे को गलाने की क्या प्राप्त। अब यदि घर घर में तांबे को गलाने की भट्टी प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही क्या था? मुख्य व्यवसाय तांबे को गलाना ही था। तो दोस्तों ये था यहाँ का ताम्र उद्योग, ये उन्नत अवस्था में था और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाना और इससे ताम्र वस्तुएं बनाना। इसी कारण आपको पता होगा इसे क्या कहा गया है? इसे ताम्रवती नगरी कहा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि आहट सभ्यता किस सभ्यता है? तो आहट सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यदि हम अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता में हम बात करते हैं विदेशी व्यापार की, कि आहट सभ्यता के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार करते थे या नहीं करते थे। अब देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, जब यहाँ ताम्र उद्योग उन्नत अवस्था में है, जब ये लोग तांबे को गला रहे हैं और तांबे से ताम्र वस्तुएं बना रहे, तो सीधी सी बात है ये तांबे की वस्तुएं बनाकर इनका व्यापार भी करेंगे और व्यापार में दोनों तरह के व्यापार करेंगे। ये अंतरराज्य व्यापार भी करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है
कि विदेशी व्यापार आहट सभ्यता में हुआ था, इसका साक्ष्य क्या है, इसका पता हमें कहां से चलता है। तो हम चर्चा करते हैं अब अगली विशेषता में विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार दोस्तों, विदेशी व्यापार का हमें पता चलता है कि आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं, आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं, आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ से 6 यूनानी मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त। अब देखिए, यूनानी मुद्रा का मतलब यूनान की मुद्राएं हैं, तो 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें। पता कैसे चलता है दोस्तों कि ये जो मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये जो मोहरें प्राप्त हुई थी, इन पर एक तरफ तो दोस्तों बनी हुई थी त्रिशूल की आकृति, एक तरफ तो क्या बनी हुई है, त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, और दूसरी तरफ बनी हुई है यूनानी देवता। और यूनान का देवता कौन है? अपोलो। यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। जब ये यूनानी मुद्रा, यूनानी सिक्का जब आहड़ में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यूनान और आहड़ के लोगों के मध्य व्यापारिक संबंध रहे होंगे, मुद्रा का आदान प्रदान इन्होंने किया होगा। तो विदेशी व्यापार का पता कहां चलता है? आहड़ में 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट है, 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें, जिन पर एक तरफ तो बनी हुई है त्रिशूल की आकृति और दूसरी तरफ बना हुआ है यूनानी देवता अपोलो का चित्र। यह हमें जानकारी देता है कि आहड़ सभ्यता के लोग कौन सा व्यापार करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके हर चीज समझ में आ रही होगी। आप इनको नोटबुक में उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जैसे आप आहड़ सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो आहड़ सभ्यता पढ़ने के बाद पूरी तरह से पढ़िए और फिर विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल करिए आप। यदि वो सवाल आप पर हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो हम मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं वो बहुत ही गुणवत्ताकारी है, आपको काम आएगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना परिपूर्ण है ये मैटर कि आप राजस्थान की कोई सी परीक्षा इससे दे सकते हो। तो दोस्तों, यहां से हमें पता चलता है किसका? विदेशी व्यापार का। उसके बाद दोस्तों हम अगली विशेषता की बात करते हैं, और अगली विशेषता में हम बात करते हैं कृषि की, कि आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे या नहीं थे। यदि ये कृषि से परिचित थे तो कौन कौन सी फसलें ये बोते थे? तो दोस्तों, जो आहड़वासी थे, आहड़वासी कृषि से परिचित थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई मकानों में अनाज रखने के मृद भांड प्राप्त हुए। कॉमन सेंस लगाना होगा आप। जब अनाज रखने के मृद भांड यहां से प्राप्त हो गए, तो जब अनाज है आपके पास, तभी तो आप मृद भांड बनाओगे, तभी तो आप कोठी खरीद कर लाओगे। यदि आपके पास अनाज है ही नहीं, अतिरिक्त अनाज है ही नहीं, तो कोठी लाकर क्या करोगे आप? तो अब ऐसे सवाल आ जाए कि आहड़वासी कृषि से परिचित नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। थे, क्यों थे? पता लग रहा है कि अनाज रखने के मृद भांड में यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि में सबसे पहले आ जाएगा आहड़वासी कृषि से परिचित थे। पहली बात, आहड़वासी कृषि से परिचित थे। अब देखो, यदि आहड़वासी कृषि से यदि परिचित थे तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी? तो ये जो लोग थे, गेहूं, ज्वार एवं चावल, गेहूं, ज्वार एवं चावल की खेती करते थे। गेहूं, ज्वार एवं चावल की खेती करते थे, और यही इनकी क्या थी? यही इनकी हुआ करती थी दोस्तों, क्या? खाद्यान्न फसल। तो आपको याद रखना होगा कि आहड़वासी कृषि से क्या थे? परिचित थे, और ये गेहूं, ज्वार एवं चावल की खेती किया करते थे, और यही इनकी क्या थी? खाद्यान्न फसल बहुतायत मात्रा में। तो ये बात हो गई दोस्तों कृषि की। कृषि के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक पत्ती होती है टेराकोटा पत्ती, या इसको कहते हैं मृण शिल्प। ये हम आपको विस्तार से बताएंगे राजस्थान की हस्तकला में। तो दोस्तों, यहां से हमें टेराकोटा जो पत्ती होती है, जिसमें चीनी मिट्टी को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और इससे सजावटी खिलौने एवं कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो यहां से हमें टेराकोटा पत्ती से निर्मित एक बैल, या बैल को कहते हैं वृषभ, की आकृति प्राप्त हुई है, और जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली विशेषता क्या है? यहां से टेराकोटा पद्धति, यहां से
ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया ये सवाल दोस्तों। यहां से टेराकोटा पत्ती या इसी टेराकोटा को कहते हैं क्या, मरण शिल्प। इसी टेराकोटा को कहा जाता है मरण शिल्प। तो यहां से टेराकोटा पत्ती या मरण शिल्प से निर्मित, टेराकोटा पद्धति या मरण शिल्प से निर्मित बैल, बैल या वृषभ, बैल या वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, बैल या वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे बनासियन बुल, जिसे बनासियन बुल, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई, जिसे किसकी संज्ञा दी गई दोस्तों, बनासियन बुल। तो यहां से हमें पता चलता है कि यहां मरण शिल्प या टेराकोटा जो उद्योग था या टेराकोटा जो पत्ती थी ये भी प्रचलित थी। तो यहां से हमें एक टेराकोटा पत्ती से निर्मित बैल या वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहा गया है, बनासियन बुल। अब इसी लाइन से वो सवाल बना देगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो विशेषता है आहार सभ्यता की, आहार सभ्यता में जो कपड़े प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इन कपड़ों पर हमें ठप्पे के निशान मिले हैं। ठप्पे के निशान से मतलब यह है कि यहां से हमें पता चलता है कि इस समय आहड़ में रंगाई छपाई उद्योग भी विकसित अवस्था में था। तो अगली विशेषता है, यहां से कपड़ों पर छपाई के साक्ष्य, यहां से कपड़ों पर छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कपड़ों पर छपाई के साक्ष्य, कपड़ों पर सब किसके साक्ष्य, छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसका कारण यहां क्या है, रंगाई छपाई उद्योग, जिसका कारण रंगाई छपाई उद्योग का विकसित होना था, रंगाई छपाई उद्योग का विकसित होना था, जिसका कारण क्या है, यहां का रंगाई छपाई उद्योग किस अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। दोस्तों विदेशी व्यापार, 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़वासी कृषि से परिचित थे, ये गेहूं ज्वार एवं चावल की खेती करते थे और इन्हीं का खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद दोस्तों यहां से टेराकोटा पत्ती से निर्मित क्या प्राप्त हुई है, एक बैल या वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है और इसे किसकी संज्ञा दी गई है, बनासियन बुल की संज्ञा। उसके बाद दोस्तों यहां से जो कपड़े प्राप्त हुए हैं उस पर ठप्पे के साक्ष्य प्राप्त हुए, कपड़ों पर ठप्पे या छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहां का रंगाई और छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था। दोस्तों आहड़ सभ्यता के ऊपर हम अगली विशेषता की बात करते हैं। तो आहड़ सभ्यता की जो अगली विशेषता है कि यहां के जो निवासी थे वो जो शव था उस शव को आभूषणों एवं कपड़ों सहित गाड़ते थे। तो यहां शव को आभूषणों एवं कपड़ों सहित, जो शव होता था, मृतक व्यक्ति का जो शरीर होता था उसको आभूषणों एवं कपड़ों सहित, आभूषणों एवं कपड़ों सहित गाड़ा जाता था। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि इस सभ्यता में शव को कैसे गाड़ते थे, आभूषणों सहित और कपड़ों सहित गाड़ते थे। जैसे कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ा था कि वहां समाधान की 3 विधियां थी और एक विधि में वहां भी मृतक के शव के साथ आभूषण और खाद्य सामग्री रखते थे। तो यहां भी इसी प्रकार शव को आभूषणों एवं कपड़ों सहित गाड़ा जाता था। उसके बाद दोस्तों यहां क्या हुआ करता था, यहां एक पद्धति थी, उस पद्धति का नाम है चक्रकूप पद्धति, चक्रकूप पत्ती। अब देखिए चक्रकूप पत्ती होती क्या थी, ये चक्रकूप पत्ती जो थी ये मकानों में जब पानी घुस जाता था तो इस अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए एक पत्ती का प्रयोग किया जाता था, जिस पत्ती का नाम था चक्रकूप पत्ती। तो चक्रकूप पत्ती द्वारा क्या किया जाता था, अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए, अतिरिक्त जल को मकानों से बाहर निकालने के लिए, अतिरिक्त जल को मकानों से बाहर निकालने के लिए, अतिरिक्त जल को मकानों से बाहर निकालने के लिए जो पत्ती थी उसका नाम था चक्रकूप पत्ती। अब थी क्या, जैसे ये मकान है, यदि इस मकान में पानी भर गया है तो दोस्तों इस मकान के अंदर हम
10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदते थे। 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदते थे और इस गड्ढे में हम क्या करते थे, एक मटके के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, मतलब एक के ऊपर एक मटका रखते थे। हम क्या रखते थे, एक 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर इस गड्ढे में एक के ऊपर एक मटके रखते थे और ये मटके क्या करते थे, पानी को सोखने का काम करते थे। क्या करते थे, पानी को सोखने का काम। इसी कारण इसको कहा गया था शोषण पात्र। इसको क्या कहा गया था, इन मटकों को कहा जाता था शोषण पात्र। और इन मटकों के द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकाला जाता था और इस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया गया है वो पद्धति है चक्रकूप पद्धति। तो शव को आभूषणों एवं कपड़ों सहित गाड़ा गया है दोस्तों और अतिरिक्त जल को निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ के मकानों के बारे में आपको बता दिया है कि यहाँ के मकान जो थे कच्ची ईंटों से बने थे, घास फूस था। इसका मतलब क्या है, बांस बल्लों से छत बनाई जा रही है, इसका मतलब है ये जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हमने पढ़ा है कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों ये थी आहड़ सभ्यता। हमने आहड़ सभ्यता की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपको सारी बता दी है। आप इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद यहां से सवाल कीजिए और सवाल करने के बाद आपको ये अनुभव होगा, आपको ये एहसास होगा कि जो सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नए अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।